एक दिन अचानक मेरी जो वॉइस थी वो पूरी तरह बंद हो गई। अक्सर जब लोग हमें ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट वांना बी स्ट्रॉन्ग। जब आपको कोई कह रहा है ना कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स कि आप सबकी ही चीजें अपने अंदर समेट रहे हो। लेकिन लास्ट ईयर थिंग्स चेंज्ड। देयर वाज अ ट्रॉमा शॉक जो मुझे लगा एंड मुझे नहीं पता चल रहा था ये इतने जोर से लगेगा कि मैं इसके डीपर साइड में जा रही हूँ। 13 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था जब मेरे दोनों पेरेंट्स गुजर गए थे, और उस टाइम से लेकर लास्ट ईयर तक मैं कभी घर पे नहीं बैठी हूँ, मुझे काम ही करना है। एंजाइटी और डिप्रेशन की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। मॉल में मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मतलब अगर 10 लोगों से ज्यादा लोग मेरे आसपास आ गए, जैसे बीच एरिया में चली गई, फिर मुझे लगता था कोई मेरा गला पकड़ रहा है और मुझे दबा रहा है, और मतलब अभी खत्म हो गई हूँ। मुझे पता चला कि आई एम नॉट अलोन इस चीज में, एंड वो मेरे लिए ब्रेक थ्रू था कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इस तरीके से हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इरादे। आज हम एक ऐसे गेस्ट की कहानी एक्सप्लोर करेंगे जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात के बावजूद अपनी रेजिलियंस और पैशन के साथ आगे बढ़ती रही हैं। उनकी जर्नी सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो कभी कभी अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस के सामने थक जाते हैं। हमारी आज की कन्वर्सेशन आपको इंस्पायर करेगी, एजुकेट करेगी और शायद आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढने में हेल्प करेगी। हमारी गेस्ट हैं लवानिया विक्रम, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर। लवानिया ने एक आईटी डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए दुबई में केमिकल फ्री लेडी सैलून ब्लश एंड कर्ल्स को स्टार्ट किया। लेकिन उनकी प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे एक पर्सनल स्ट्रगल भी है, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो धीरे धीरे उनकी बोलने की सलाहियत पर टेम्परेरी असर डालने लगा। पिछले कुछ सालों से लवानिया के लिए जिंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल रही है। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे जो एक रियल और रिलेटेबल पर्सपेक्टिव दे सकती है हर उस शख्स को जो अपने मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहा है। So let's welcome Lavanya Vikram. Hello Lavanya. Hello Ira. Welcome to Irade. Thank you very much for inviting me. I think ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आई होप कि हम इस पूरे वीडियो के द्वारा काफ़ी लोगों को हम ये बता सके कि ये एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है आम आदमी के साथ, और जो भी मुझसे होगा या मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर पाऊँ लोगों के लिए। Thank you so much. I'm very glad you are here and I'm very inspired by your journey. Thank you very much. मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपके कंटेंट को देखती हूँ। ऑब्वियसली आप बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। ब्लश एंड कर्ल्स, all ladies we need blush and curls. So how many branches you have for? We have 3 branches as of now. Hopefully we are planning to grow more. So yeah, that was the plan last year but we couldn't do it. So hopefully this year. तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर वो ब्लश एंड कर्ल्स को विजिट करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें वहाँ पे? So हम लोग हमने सैलून 10 साल पहले ओपन की थी। 10 साल? हाँ, 10 साल हो गए। Wow. So it's an 100% chemical free owned salon. We are an awarded salon from many entities because of the chemical free concept. So सारे products हम जो सैलून में यूज करते हैं, it's either organic या vegan या natural. That means breastfeeding moms, pregnant ladies, teenagers, कोई भी आ सकता है, it's safe. और हमारे पास तकरीबन 200 से ऊपर पोस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो आते हैं हमारे क्लाइंट से, बिकॉज प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स हैं। ये एक एरिया, ग्रे एरिया है जो काफ़ी सैलून्स वगैरह बात नहीं करते, बट ये कॉन्सेप्ट शुरू करने का जो कारण था यही था कि वी वांटेड टू हैव अ क्लीनर कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स अ सेफर कम्युनिटी। I'm so glad to know that, क्योंकि अक्सर जब कैंसर की जो रिकवरी का पीरियड है उस दौरान लोग सब कितने ज़्यादा चेंजेस से वो गुजरते हैं, उनकी बॉडी, उनकी स्किन, उनके हेयर, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को हैंडल करना। वाओ। सो काफ़ी कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं कि वो कीमो करवाते और कीमो के तुरंत बाद आते जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील गुड। वो आते या तो अपने नील्स कराते या हेयर कराते, प्रोडक्ट्स में केमिकल नहीं है, फ्यूम नहीं है, सो उनके डॉक्टर से वो अप्रूव कराते। हम उनको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ओपनली दे देते ताकि उनके भी दिमाग में जो शक है वो कम्प्लीटली चला जाए। सो उनके डॉक्टर्स कहते हैं कि नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आप सैलून में आओगे तो आपको कमर्शियली नोन ब्रांड्स नहीं दिखेंगे, यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिकॉज सिंपल रीजन
उसमें केमिकल्स नहीं है। हाँ, लेकिन लावण्या आई थिंक ये कंसेप्ट को लोगों को समझाना कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट में, क्योंकि आई एम श्योर कि इसके स्ट्रगल्स रहे होंगे ना, क्योंकि 100% प्राइसेस डिफरेंस भी आते हैं, फिर 100%। कुछ एक्सपेक्टेशन के डिफरेंस भी आते हाँ। हैं रिजल्ट्स में, तो ये तो एक काफ़ी स्ट्रगल रही होगी लोगों को समझाना। बहुत ज़्यादा। तो जब हमने 2016 में शुरू किया था, वो पहला ब्रांच मेरा किसेस में था। सो किसेस एक ऐसी एरिया जहाँ पर हर 2 दुकान छोड़कर सैलून से हाँ, मुझे पता है। तो 40 से 50 सैलून तो उसके आसपास ही है। हाँ, और अगेन प्राइस वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, और मैं चली गई उनके बीचों बीच ये कह कर के मेरा प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है। तो मैं 3-3.5 साल तक तो मैं रिसेप्शनिस्ट रही हूँ। मैं खुद बैठती थी वहाँ पर। अच्छा, हाँ, मैं फ्रंट में बैठती थी, तो मुझे जो भी होता था वो डायरेक्ट मेरे मुंह पे ही आता था बट अवेयरनेस हमने शुरू की हमारे सोशल मीडिया से। आई वॉज नेवर सोशल मीडिया पर्सन। कैमरा फेसिंग से तो मुझे डर ही लगता था, बट बिकॉज ऑफ बिजनेस के लिए आई हैड टू स्टार्ट अवेयरनेस। मैं काफ़ी लोगों को बताती थी कि इसमें क्या है, केमिकल्स कैसे, हम क्यों डिफरेंट है। फिर उसमें प्राइस जब हम ऐड करते थे, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसके प्राइस वेरी होते, हम इतना कम नहीं कर सकते। बट हमने कोशिश की कि हम एटलीस्ट बीच में कहीं आकर अफोर्डेबल तरीके से करवाए। बट फिर हमने उनको जब बताना शुरू किया, सो पीपल आज की तारीख में अगर हम देखा जाए 10 साल के मुकाबले में, हाँ, तो काफी लोगों को ये पता है कि लेबल कैसे पढ़ा जाता है। अभी काफी लोग ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं, केमिकल फ्री के बारे, तो इतनी मुश्किल नहीं, तो उनको पता है कि अच्छा चलो यहाँ जाएंगे तो हम सेफ तो है। अभी थोड़ा बेटर अवेयरनेस हो गई है। बट पहले तो मैं रोलर कोस्टर राइड में बैठी थी तो प्रॉब्लम, हमारी पूरी सेविंग्स हमने लगा दी थी, सैलून ओपन कर दिया था और इनकम नहीं आ रहा था। तो ऑब्वियसली फिर घर पे भी वो इश्यूज शुरू हो गए थे कि कस्टमर कब आएगा, आ रहा है तो हम क्यों अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, और आया तो अकोमोडेट किया तो डायरेक्ट कंपैरिजन प्राइस पे चला जाता है। सो और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये था कि हम सिंगल जेंडर को हैंडल कर रहे जो वुमेन है। सो आई एम अ वुमेन, मेरी स्टाफ लेडीज है, हम क्लाइंट को भी लेडीज, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपने लावण्या मेंशन किया कि यू वर नेवर अ सोशल मीडिया पर्सन, लेकिन मैं आपको फॉलो करती हूँ और आई थिंक बहुत सारे यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, मोर देन 900K यू हैव फॉलोअर्स। तो वो जर्नी यहाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर इतनी फॉलोइंग। मैं जब भी फोटोग्राफ्स वगैरह लेती थी ना, मैं हमेशा किसी को, अपने शादी से पहले तो मेरी सिस्टर को खींच लेती थी या दोस्त को खींच लेती थी, और शादी के बाद हस्बैंड को कि चलो मेरे साथ फोटो में, अकेले कभी नहीं खड़ी रह सकती। और अगर खड़ी भी हो गई, आई एम लाइक इन अ वेरी ऑड बॉडी पोजीशन में कि मैं अकेले नहीं खड़ी रह सकती। सो हमें हमारे सैलून का पहला एनिवर्सरी था, ये एक इंसिडेंट था जहाँ मुझे लोगों को इनवाइट करना था कि आइए हमारे पहले एनिवर्सरी में हमारे पास ऑफर्स है, हम फ्री सर्विसेज दे रहे ऐसे। तो इसका शूट करना था सैलून में। तो विक्रम आ गया, मेरे हस्बैंड लाइट वगैरह लेकर, माइक लेकर, एक कैमरा था उनके लिए, क्या कहते हैं, स्टार्ट, बोलना शुरू करो। कैमरा में देख कर है ना, मैं नहीं कर पा रही थी, आई वॉज लाइक स्टटरिंग, मैं वर्ड्स भूल रही थी बीच में। बट एज एन पर्सन स्पीकर मैं 500,000 लोगों के सामने खड़े रह के बात कर सकती थी, कैमरा नहीं फेस कर सकती। तो मुझे याद है वो एक वीडियो लेने में 50 टेक लिए, एग्जैक्टली 50 टेक्स, एंड लास्ट के टेक में मैंने रोकर, मेरे आगे काजल भी चला गया था, एंड मैंने वो टेक कर दिया। आफ्टर दैट आई डिडंट स्टॉप। फिर मैंने रेगुलरली वीडियोस करना शुरू कर दिया। हाँ, फ्लो आ गया कि अच्छा चलो वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत ये है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि लोग जब वीडियो देखकर मुझे अप्रिशिएट करने लगे कि आप बहुत ही अच्छा बोलती हो, दैट वाज अ ग्रेट वीडियो, अच्छा वीडियो था, आप क्यों ये, आप सैलून में खड़े रह के हम क्लाइंट्स को बताते हो, आप क्यों इसका वीडियो अवेयरनेस नहीं बनाते। तो फिर मैंने वो शुरू कर दिया सैलून के पेजेस से, फिर छोटे छोटे गिव अवेज करने लग गई। फिर एक टीवी चैनल ने मुझे अप्रोच किया कि उनको एक चैनल, तो मैं मलयालम एज अ लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ, तो वहाँ से मुझे टीवी के लिए ऑफर आया कि आप हमारे लिए शो करोगे। मैंने कहा ओके। सो वो फियर जो कैमरा का था वो कम्प्लीटली चला गया। सो तो बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है, और मैंने देखा है कि अवार्ड विनिंग हो, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी ह्यूज फॉलोइंग है आपकी, तो ये सारी सक्सेस जो है ये सब लोग देखते हैं। 100%। लेकिन पिछले साल यू ओपनड अप अबाउट योर स्ट्रगल, you opened up about like very personal journey that you have been through. So would you like to give us some background?
सो लास्ट ईयर बहुत ही टफ रहा है बिकॉज मैं 2024 सो मैं जनरली, अगर लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग मुझे जो फॉलो करते हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, दे नो लाइक आई एम समवन हु इज़ फियरलेस. मुझे कभी कोई चीज़ों से डर नहीं लगता. एंड सेकेंडली कि आई डोंट टेक, मैं लोगों से ऐसी किसी की बातें भी नहीं सुनती, मैं तुरंत दे देती हूँ वापस, भले वो कोई भी हो. और मुझे ऐसे कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिनेरियो भी अगर आ जाता है बिजनेस वगैरह में, हमने बहुत सारे डाउन्स देखे, तो मैं फैमिली की हमेशा एक बैकबोन और फ्रंट एंड, वो कहते हैं ना, वॉरियर रही हूँ. तो हमेशा मुझे एक टैगलाइन मिला है मेरी टीम से या जिससे भी मैं मिली हूँ कि आई एम लाइक अ सुपर वुमन. लेकिन लास्ट ईयर थिंग्स चेंज्ड. देयर वाज अ ट्रॉमा शॉक जो मुझे लगा. एंड वो मुझे नहीं पता चल रहा था ये इतने ज़ोर से लगेगा कि मैं इसके डीपर साइड में जा रही हूँ. तो फर्स्ट मुझे याद है मेरे हस्बैंड उनके दोस्त की शादी में गए हुए थे और मैं सैलून में थी, और वो मुझे अचानक से मैं पेडिक्योर करने बैठी थी और मुझे अचानक से मेरे एक साइड का जो पार्ट है वो एकदम से ठंडा और नम हो गया. एंड मुझे कुछ भी सोचने का मतलब बंद हो चुका था टोटली, और दर्द हो रहा था कंटिन्यूसली. तो मेरी टीम डर गई, एम्बुलेंस आई, मेरे जो पल्सेस थे नॉर्मल थे, बट मेरे उन्होंने हार्ट बीट जो देखा इट वाज वेरी डिफरेंट, वेरी हो रहा था. तो जब मैं घर आई और मैं सो गई, मैंने कहा कि ओके ये हो गया. बट देन फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं घर पे ही बैठी रहूं. तो मैंने दूसरे दिन भी सैलून जाना बंद कर दिया, तीसरे दिन भी मैंने बंद कर दिया, चौथे दिन भी बंद कर दिया. फिर मैं कॉन्टिन्यूसली रो ही रही थी. मैं अगर नहाने जा रही हूँ तो मुझे रोना आता था, मैं अगर खाने पे बैठूँ तो मुझे रोना आता था, और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं करूँ. और इसी दौरान एक दिन अचानक मेरी जो बात करने की वॉइस थी वो पूरी तरह बंद हो गई. मतलब मैं अभी जो बोल रही हूँ मुझे स्टैटर हो रहा है, इससे भी मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी. और मेरे लिए मेरा स्पीच और मेरा बोलना मेरा फोर्टे, इन शॉर्ट वो मेरी ज़िंदगी है. मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है. तो मैं कम्प्लीटली, तो मुझे लगा एक दिन बाद शायद मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन वो वर्स्ट हो गया. तीसरे दिन वर्स्ट हो गया और वो सिर्फ होता ही गया. तो मैं रात को उठ जाती थी झटके लगाकर, और मेरे हस्बैंड ने वीडियोस निकाले थे क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के लिए कि क्यों हो रहा है. तो मैं रात को उठ जाती थी 2 बजे, तो मैं 12-1 बजे उठ जाती थी, फिर 2 बजे उठती थी, फिर 3 बजे, फिर 4. तो मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, और मैं नींद में से उठकर अगर मैं उठ गई तो फिर मैं रोती थी, और रो कर इतना ज़्यादा मेरी आंखें सूज गई थी, मेरे ये दोनों साइड स्वेल हो गए थे, मेरा पूरा बॉडी नम हो गया था. मैं जिम जाती थी, वर्कआउट करती थी, मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जिम में भी रो पड़ती थी. तो ये 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली, मतलब. और ये सारे सिम्टम्स जो आपने मुझे बताए हैं, ये एकदम से आए हैं? एकदम से एक एक करके आने लग गए, एकदम से आए हैं. और बस ये फिर ये डाउनफॉल ही चल रहा. हाँ. तो जैसे मेरी स्पीच जब इफेक्ट हुई, मुझे याद है मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी और मैं वो डॉक्टर से बाहर निकल के आ गई. मैंने कहा मुझे नहीं बात करना आपसे, बिकॉज जब वो सवाल पूछ रहे थे और मुझे ओपन नहीं होना था, मुझे नहीं बताना था कि प्रॉब्लम क्या है. तो मैं बाहर आ गई और मेरे हस्बैंड ने उनको प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है. और मैं बाहर आकर मुझे, और सबसे वर्स्ट था क्राउड. मॉल में मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी. मतलब अगर 10 लोगों से ज़्यादा लोग मेरे आसपास आ गए, जैसे बीच एरिया में चली गई, फिर मुझे लगता था कोई मेरा गला पकड़ रहा है और मुझे दबा रहा है, और मुझे मतलब अभी ख़त्म हो गई हूँ मैं. मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी. इट वॉज दैट बैड. और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि मैं एंटी डिप्रेसेंट पिल्स में थी 2 महीनों तक. उसके बाद मैं नहीं बन गई, बिकॉज मुझे दवाई लेना और ये सब दवाई के ऊपर अपनी लाइफ ले जाना मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने उसे बंद कर दिया. बट स्लीपिंग पिल्स अभी भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँ, उसको रुकाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद खराब हो जाती है. तो आप रोज लेते हो? 100 हर दिन लेना पड़ता है मुझे. वो सेफर है क्योंकि वो आयुर्वेदिक स्लीपिंग पिल्स है. तो डॉक्टर्स ने कहा है कि एटलीस्ट जब तक मैं इस थॉट प्रोसेस में कंट्रोल पे नहीं आ जाऊँ और मेरी नींद ऑटोमेटिकली
नेचुरल ना हो जाए तब तक हम्म। मुझे इसे कंटिन्यू करना है। हम्म। और इस दौरान मैंने, इससे पहले मैंने मुझे ट्रैवल ब्लॉग्स आए थे बाली और ज़ांज़िबार के, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, मुझे बैकआउट नहीं हो पा रही थी, टिकट्स हो गए थे, और मैंने उनको बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आर यू ओके। द वे दे रिस्पॉन्डेड वाज वेरी डिफरेंट। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। और मैंने टोटली शट डाउन कर दिया था। मेरे टीवी के शोज़ आने वाले थे, मैंने उनसे भी बंद कर दिया, और मैं लोगों को बता नहीं रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहाने बता रही थी, मैं उनको बता रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, मैं बिज़ी हूँ, ये सारे मैं रीजंस बता। मुझे डर लग गया था कि लोग मुझे जज करेंगे और बोलेंगे कि ये क्या है। और मैं फीड में तो डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम में मेरे ट्रैवल के सब व्लॉग्स नॉर्मल डाल रही हूँ, मुझे स्विम वेयर के चीज़ें मैं प्रमोट करती हूँ तो वो भी डाल रही हूँ। तो लोगों को जब मैंने आई थिंक 6 महीने बाद, जैसे मेरे बाली और ज़ांज़िबार का व्लॉग था, उस दिन मैंने हिम्मत ली। मुझे आज भी याद है, वो जन्माष्टमी के दिन था, हम लोग मंदिर जाने वाले थे। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने ऑनलाइन में शेयर किया मेरे प्रॉब्लम के साथ कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। एंड उस वीडियो में भी आई वॉज लाइक ब्रेकिंग डाउन, एंड मुझे नहीं पता था कि उस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। मुझे कम से कम 200 से ऊपर औरतों ने मैसेज किया और कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स भी ये है, उनकी थेरेपिस्ट ये है, वो थेरेपिस्ट को सजेस्ट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सो मुझे पता चला कि आई एम नॉट अलोन इस चीज़ में, एंड वो मेरे लिए ब्रेक थ्रू था कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इस तरीके से हूँ। और मुझे जब ब्रांड्स अप्रोच करते थे, मैं उनको बताती थी मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाऊंगी, बट मैं बाकी के वीडियोस कर पाऊंगी। एंड इस पूरे दौरान एक आदमी जो मेरे साथ खड़ा रहा, दैट वाज माय हस्बैंड। वो शैडो बन गए थे, जो कहते हैं ना परछाई, उसको काफ़ी चीज़ें सैलून की नहीं पता थी, ऑपरेशंस के बारे में। मेरी टीम बहुत हेल्पफुल रही है। वो लोग खड़े रहकर मुझे मेरा बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करना था। आई वॉज हैविंग सुइसाइडल थाट्स कि मुझे अभी बस हो गया, कि मैं अब ख़त्म करना चाहती हूँ अपने आप को और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। ये थॉट्स के प्रोसेस में मैं थी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सारे जो 6-4 महीने रहे हैं आपके, कितना ये जो आपने बोला कि जो आपकी स्पीच के ऊपर इफेक्ट गया था, बीच में बिल्कुल ही बोलना बंद हो गए थे, वो कितनी देर का दौरानिया था? ऑलमोस्ट 6-7 महीने। 6-7 महीने। और फिर स्लोली आप हाँ, मैं मतलब अगर मैं अपने आप को, मेरे हस्बैंड, बिकॉज उनको भी 2018 में ये हुआ था एंग्जाइटी, बट उनकी स्पीच वगैरह इफेक्ट नहीं हुई थी। सो मुझे कहते थे ठीक हो जाएगी, तू वापस ऐसे ही हो जाएगी, तू काम कर पाएगी। तो मैं काफ़ी मल्टीटास्किंग, मैंने घर में आई थिंक 13 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था, जब मेरे दोनों पेरेंट्स गुजर गए थे। और उस टाइम से लेकर लास्ट ईयर तक मैं कभी घर पे नहीं बैठी हूँ, मैं हमेशा मुझे काम ही करना है। लेकिन लास्ट ईयर पूरा ऐसा हो गया था, मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रही थी। अगर मैंने एक काम किया, उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। सो भी नहीं सकती। वो भी मेरे लिए एक डर बन गया था, क्योंकि मैं अगर सोती थी, मैं उठ जाती थी, फिर वही थॉट्स आते थे, फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती थी। तो आई हैड टू मुझे सोना भी डर लगने लगा था। अभी इट्स बेटर, क्योंकि शायद दवाई से काफ़ी डिफरेंट है, और मैं कहीं हद तक मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर पाती हूँ और चीज़ें वो कर पाती हूँ कि मुझे जो अच्छा लगे। तो वो जो 6 से 8 महीने, आई थिंक मैं उसको ऑलमोस्ट 1 साल तक बोल सकती हूँ कि अभी भी मेरी पूरी तरह स्टटरिंग गई नहीं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आ भी सकता है वापस, पूरी तरह जा भी सकती है। डिपेंड करता है कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करती हूँ। अभी जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में बात किया कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वो पुरानी चीज़ें मैं याद कर रही हूँ, मुझे खुद फील हो रहा है मैं स्टटर कर रही हूँ, तो बीच में वो तुरंत शुरू हो जाता है। तो मुझे अपने आप को काम करने के लिए दिमाग में मैं कंटिन्यूसली मैसेज डाल रही हूँ कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब ठीक है, आसपास सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, ऐसे।
आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन सी दैट ऑल्सो। इसीलिए मैं भी पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि टू मेक यू फील कंफर्टेबल, कि जितना हम आपको कंफर्टेबल फील करा पाएँ और उसी दौरान में हम बात भी इस बारे में कर पाएँ। सो लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि जब भी हम इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करते हैं ना, पहले तो एक चीज़ होती है अवेयरनेस की, अंडरस्टैंडिंग की, कि पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मतलब मेरी बॉडी ठंडी हो गई है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे रोना आ रहा है, ये हो क्या रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड ही वाज गोइंग थ्रू एंजाइटी, सो मे बी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज था इस बारे में कि क्या हो रहा है। हाँ। आप डॉक्टर्स के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास गए, न्यूरोलॉजिस्ट को मे बी आपने Yeah. कंसल्ट किया क्योंकि स्पीच इन्वॉल्व थी। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो आ जाती है अवेयरनेस आ गई, डॉक्टर के पास चले जाए। अब दूसरी चीज़ जो आती है ना, वो सबसे ज़्यादा आती है वैलिडेशन के लोगों से छुपाना है मुझे। करेक्ट। घर वाले समझ नहीं पाएंगे, सोसाइटी वाले समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पता नहीं चलता ना। तो फैमिली का और सोसाइटी का आपका कैसे का रोल रहा है? ऑब्वियसली हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और लेकिन जब इट कम्स टू लाइक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, उनको एक्सप्लेन करना, हाउ वाज इट फॉर यू? सो प्रॉब्लम ये थी कि मैं बता नहीं पा रही थी। तो अप्रैल में एक शादी में अटेंड करना था हमें, और वहाँ पर वो इंडिया में शादी था, लाइक मॉम के साइड से। तो वहाँ पर मैं बोल नहीं पा रही थी, और ये मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये लोग सोचेंगे क्या मेरे बारे में, कि अगर मैंने मुंह खोला और मैं ऐसे बात करूँगी तो क्या होगा। और मुझे याद है वो पूरे भीड़ में से मैं बाहर निकल कर चली गई थी। तो इन जनरल लोगों का ये परसेप्शन है, अरे ये तो अच्छी दिख रही है, अच्छी खासी दिख रही है, भंटन के आई है, खाना अच्छा खा रही है, रेस्टोरेंट्स की ब्लॉग डाल रही है, ट्रैवल कर रही है, मेकअप लगा रही है, नाच रही है, ऑल दिस थिंग्स। तो दिखने में इंसान है ना परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर जो आवाज़ और जो शोर चल रही है ना, वो सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जो उससे गुजर रहा हो, कि उस पर क्या बीत रही है। 2018 में जब मेरे हस्बैंड को ये हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं समझ पा रही थी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे दिखने में वो नॉर्मल दिख रहे थे, और मैं उनको सलोन का काम छोड़कर मैं उनके साथ नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि नया ओपन हुआ था। मैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट होकर बैठी हुई थी, तो मैं 9 बजे चली जाती थी सुबह, और 10 कभी 11 बजे आती थी। तो पूरे दिन ना वो अकेले उन्होंने वो जर्नी को लिया था, और उस ज़माने में बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे, और लोगों को लगता था ये क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको ये कुछ तो एंग्जाइटी बोल रहे हैं। आजकल सब लोग एंग्जाइटी के बारे में बात करें, बट ये चीज़ है ना, आपकी जान भी ले सकती है और आपको ठीक भी कर सकती है, क्योंकि इसको सिर्फ एक कुछ सेकंड्स चाहिए रहता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि अभी नहीं करना है, अभी मुझे आगे नहीं रहना। अगर हमने वो किया तो सोचो क्या होगा। तो इसके लिए किसी के साथ बात करना और किसी से अपनी दिल की बात रखना, मे बी सिंस मेरे हस्बैंड को ये बात अच्छे से पता थी, वो इस दौर से गुजरे थे, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, और वो मुझे हर प्रोसेस में समझा रहे थे कि ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, हाँ 6 महीने बाद ऐसे होने वाला। बट उनकी स्पीच इफेक्ट नहीं हुई थी, तो वो बहुत डर गए थे कि स्पीच इफेक्ट हो गई थी। और अभी वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी पहली वाली लावण्या उनके सामने आ जाए, जो बहुत ही बेखौफ और उनको हमेशा कहती कि कुछ नहीं होगा। अभी ऐसे हो गया है कि कुछ आ जाता तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, रहने दो, अच्छा ये हो गया तो कोई बात नहीं। तो जो वो था वो सप्रेस हो गया, और इस चीज़ से मुझे और तकलीफ होती है कि ये मैं हूँ नहीं। बट अगर दूसरा साइड में उसका देखूँ तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है कि मैं अपने एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट से हट जाऊं। और मुझे पहले भी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी तो ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, ज्यादा ही नहीं पड़ता, कहते हो जाने दो। हाँ, तो जाने दो, मतलब अगर कोई नहीं समझ पा रहा है इस चीज को तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तो लावण्या, क्योंकि मेरे भी सारे एक्सपीरियंसेस में जो मैंने देखा है कि एंजाइटी और डिप्रेशन, सो दैट वाज योर डायग्नोसिस, राइट? दैट वाज माय डायग्नोसिस, एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। Correct. कुछ लोग हैं उनको जो है हार्ट बीट, पैनिक अटैक्स, कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को सोशल सिचुएशन से एंजाइटी है, कुछ लोगों को कह लें कि हाइट पे जाने से खौफ आता है। तो डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन भी हर इंसान के लिए डिफरेंट है। अगर आपने मुझे एक छोटे से सेंटेंस में एंजाइटी की डेफिनेशन देनी हो जो आपके लिए, व्हाट इज एंजाइटी फॉर यू? फॉर मी इट्स अ मेंटल
sickness, I would say. It's a sickness which makes you feel every now and then that you're useless. Okay, so for a person like me, मुझे ऐसे फील कराना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट यूजलेस, इट्स और ये सोच खुद से ही आ रही है खुद से दिमाग आ में? रही है। और मैं कुछ भी करूँ, अगर छोटी सी भी किसी ने अगर बोल दिया ना कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, या मैंने खाना बना लिया, तो आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, आई लव कुकिंग। मैं क्लासिकल ट्रेन डांसर हूँ, तो 7-8 महीने तक है ना मुझे म्यूजिक फील नहीं होता था। आई कैन नॉट डांस, मेरे पैर ठंडे हो जाते थे। म्यूजिक चल रहा है लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं घंटों तक नाच सकती हूँ। तो मुझे वो डांसिंग में आने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी ओवरऑल सारी की सारी जो है फंक्शनिंग खराब हो गई ना। हाँ। ये आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे अपने आप के बारे में, फ्यूचर के बारे में। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन ऐसा ही है। डिप्रेशन में क्या होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं अपने आप के बारे में, नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, और नेगेटिव सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। और ये जब थॉट्स आने लगती हैं तो जो मकसद है ना, जो पर्पस है जिंदगी का, जो मजा है जिंदगी का, जो इंटरेस्ट है जिंदगी का, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाता है। ये डिप्रेशन है। जैसे अभी मैं रिसेंटली मुझे एक व्लॉग, एक ब्रांड के साथ काम करना पड़ा अम्यूजमेंट पार्क के लिए। सो मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, मुझे राइड्स वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और मेरा भांजा, हम दोनों इस चीजों में जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक रोलर कोस्टर है उसमें बैठते हैं। तो मैं चली गई। जैसे ही मैं उस गेट के पास पहुंची, मेरी हार्ट बीट इतनी हाई हो गई थी कि विक्रम मेरे साथ आया, वो नहीं बैठता, तो वो तो चला गया। मेरी हार्ट इतनी हाई हो गई, तो मेरा भांजा कह रहा था मामी क्यों डर रहे हो आप, चलो मैं साथ बैठता हूँ। मैं बैठ तो गई लेकिन मैं उधर फ्रोज हो गई। मैंने एक बार चीख निकाली, मुझे याद है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं ब्लैकआउट हो गई। और मैंने उसके बाद है ना मेरा पूरा डाउन ही चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, अभी घर जाना है। मतलब सोचो, मैंने जबरदस्ती वो पूरा व्लॉग खत्म किया बिकॉज काम था, तो मुझे करना था। सो मतलब ये मैं हूँ नहीं, बट मैं ये हो चुकी हूँ। तो ये चीजें मुझे और तकलीफ देती हैं। दैट्स एंजाइटी ना, कि एकदम से आप फ्रीज हो गए, वो खौफ जो है वो बिल्कुल आपके ऊपर आ गया। तो उस लम्हे में अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपने थॉट्स की एग्जांपल शेयर करें, फॉर एग्जांपल कि उस टाइम खौफ किस चीज़ का है, कि ये गिर जाएगा या मैं कुछ हो जाएगा, या हाँ, जैसे कि मैं अभी इससे बच नहीं पाऊंगी, मेरी सांस रुकने वाली है, सही, और मेरे जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, तो यही आता है। हाँ, वो एक थॉट आ जाती है और वो रिपीटेटिव रहती है, उसी से लेता है। और मैं उतरने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसी राइड में बैठी हूँ, मैं उधर ही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था मेरा शरीर तो निकल गया लेकिन मैं वहीं पर हूँ। और वो कॉन्टिन्यूसली वो टर्न्स पे मुझे लगा। फिर उसके बाद आई थिंक आधा पौना घंटा गया, फिर मुझे ये रियलाइज हुआ मैंने ऐसे क्यों किया। फिर मुझे उस बात का दुख हो रहा था कि मैं क्यों राइड नहीं कर पाई। फिर मुझे उसके लिए रोना आ रहा था। तो और दूसरी एक बात, मैं कंपटीशन का हिस्सा थी लास्ट ईयर, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स की कंपटीशन चल रही थी रेडियो में, एंड मैंने वो कंपटीशन जीता भी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुझे ये करना है, बिकॉज वो एक डिफरेंट चीज़ होगा जो मैं नॉर्मली कर रही हूँ। और उस टाइम मैं रेडियो में 8 हफ्ते बात कर रही थी, तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर की। तो उस दौरान ना मैं काफ़ी बार मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। तो ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी हमको रोना आता है और हम पब्लिक प्लेस में रहते हैं या लोगों के बीच में रहते हैं, हम उसको दबा देते हैं। उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है ना, वो निकाल देना ज़रूरी। बिकॉज मैं ये करती हूँ, मुझे आता है तो मैं रो देती हूँ, फिर मेरे बाकी के कुछ घंटे हैं ना अच्छे से चले जाते हैं। तो काफ़ी लोग उसको दबाते हैं और वो पीयर प्रेशर हो जाता है कि नहीं रोना है, लोग क्या समझेंगे, मैंने ये खराब हो गया। हु केयर्स मतलब आपको आ रहा है रोना, आप रो, भले वो औरत हो या आदमी। आई थिंक वो मायने नहीं रखनी चाहिए। तो लावण्या, आपका काम डिस्टर्ब हुआ, आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए, आपका जो पब्लिक इमेज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपका मेंटल पीस, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मेंशन की, कि जीने की जो वो डिज़ायर है, सुसाइडल थॉट्स, वंस इट हिट्स यू। सो मैं एक दिन उठी थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर, ये मेरे बर्थडे से पहले थी। सो हमारे घर में पेट है,
मेरी बिल्ली है काफ़ी साल से। तो मैं एक दिन रात को आई थिंक 3 बजे से उठ गई थी और मैं बहुत रोई उस दिन। और मैं अपने वॉक इन क्लोजेट में जाकर बैठकर मैंने जर्नल शुरू कर दिया लिखना, जो मेरे दिल के अंदर चल रहा था मैंने लिख दिया। फिर भी वो काफ़ी नहीं था। लोग कहते हैं जर्नल लिखो, हाँ। जर्नल से, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। और फिर एक्चुअली मैंने जर्नल में लास्ट में ये लिखा था आई एम गिविंग अप, क्योंकि मैंने लिख दिया था वहाँ पर कि आई एम डन। और मैं नीचे चली गई अपने किचन में और मैंने नाइफ निकाला और मैंने अपने रिस्ट में रखा और मैं ऑलमोस्ट स्लिट करने वाली थी एंड मेरी कैट ने मुझे काट लिया। वो कभी नहीं करती ये चीज़, कभी नहीं। उसने काटा या स्क्रैच किया, आई डोंट नो। जोर का कुछ तो मुझे दर्द हुआ। जब वो दर्द हुआ मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं वहीं बैठकर रोने लग गई। 5-5:30 बजे तक मैं वहीं थी किचन में, ज़मीन पे सोकर मैं रोने लग गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को जब ये बात बताई और उसने जब कैमरा में देखा, ही गॉट वेरी स्कैर्ड। उसके बाद ना वो सो नहीं पा रहे थे। तो वो जब देखा ना तो कितने, क्योंकि मैं ऊपर आई तो वो जागे हुए थे कि किधर गई। तो मैं आकर उस वक्त सो गई और मैं आई थिंक 11-12 बजे तक सोकर मैं उड़ गई थी, क्योंकि मैं पूरी रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये जो नैनो सेकेंड्स है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस दौरान ना काफ़ी लोगों के केसेस मेरे को मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम में कि काफ़ी लोग अपने बहुत ही लव्ड वंस को खो गए इस कारण। ऐसा कोई जाता नहीं है, बीमारी से कुछ होता नहीं है, बट ये जो थॉट आ गया ना, इसको रोकना ज़रूरी है। और ये जैसे आपने बोला ना नैनो सेकेंड्स, ये सेकंड्स की ही बात होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और बीच में some people they try to plan कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। वो आप इंटेंड कर रहे हो, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि सेकंड्स में। तो वो मेरे लिए एक सेकंड्स था और वो पीरियड मेरे लिए कॉन्टिन्यूस चल रहा था उस वक्त। सो इवन मैं नहाने जाऊँ तो मेरे आई फील वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में है और वो कॉन्टिन्यूसली बाहर नहीं जा पाते हैं। कुछ अपनी उनकी लाइफ जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। वो मेरे इर्द गिर्द घूमते थे और काफ़ी लोग ये भी जजमेंटल होते थे कि ये क्या हो गया, ये अपनी बीवी के पीछे क्यों। बट लोग नहीं समझते वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए उस टाइम पर, तो मेरे बर्थडे पे मेरे भांजे ने, दोनों ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक पपी गिफ्ट किया मुझे। वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई क्योंकि वो, एंड मैं हमेशा अभी इसके बाद तो मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करती हूँ, प्लीज़ आप लोग पपी या डॉग को ले आए। कुछ डॉग का सेंस 6 टाइम्स है कंपेयर टू आप जिस दौर से गुजर रहे हो, वो पिक कर लेते हैं। तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। सो अभी थोड़ा विक्रम को थोड़ा फ्री स्पेस मिल गया घूमने के लिए, क्योंकि वो भौंकने लगता है अगर नीचे रहेगा, उसको पता चल जाता है कि मैं, और मेरे इर्द गिर्द ही रहता है, वो मुझे छोड़ता ही नहीं। तो वो जो है ना, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और वो आपका कडल उनके साथ करना, इट ऑल रिलीज लाइक सम गुड हार्मोन्स। तो उससे थोड़ा बेटर फील होता है। बहुत, जैसे अभी मैं अगर रेस्टरूम में, मैं बाथरूम में नहा रही हूँ, वो बाहर बैठेगा क्वाइटली, सोएगा, बट जैसे मैंने रोना शुरू किया बाथरूम के अंदर, वो भौंकना शुरू कर देता है। फिर मैं जैसे बाहर आती हूँ, वो आ जाता है और वो उसके पॉ से मेरे टीयर्स पोंछता है, वो मुझे लिक करता है, काम डाउन करने की कोशिश करता है, और वो बाहर भागते ही है ना, पहले विक्रम को ढूंढता है कि भाई प्रॉब्लम है, आप आ जाओ, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड मतलब ये कुदरती बात हम बोल सकते, इंसान नहीं समझ सकता, वो जानवर समझ लेता है, यू नो। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। शायद कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा किया होगा, यू नो। सो वो एक चीज़ आ गई मेरी लाइफ में। सो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई थिंक मैं बचपन से ही, मैंने कभी गिव अप नहीं किया चीज़ों के लिए। सो आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस एज वेल। Sorry. You don't have to be sorry. This is something we never need to be sorry. Yeah, it's difficult. और I understand ऐसे काफ़ी लोग रहेंगे जो, जिनके पास बोलने के लिए या सहारा देने के
मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आए थे। एक लेडी की स्टोरी आई थी जो मुझे उसने सामने बताया था कि यू आर वेरी स्ट्रांग लावण्या, कि आप अपने हील्स में खड़े हो। लेकिन मैं जब मैं इस दौरान गुजर रही थी तो लोग समझ नहीं रहे थे। वो मुझे मंदिर में लेके जा रहे थे, बाबा के पास लेके जा रहे थे, एंड शी वाज प्रेग्नेंट, और उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई दैट शी वाज हिटिंग herself and her child was born to a spectrum level, so she has that guilt. She was a good painter, काम करती थी हाई एंड जगह पे, बट जब ये हुआ it raised to a level that there was no support. And I think मेरे केस में maybe I am in a better recovery stage because there's someone who understands me. So and people around me, you know, they understand me and they tell me इसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, all of that. आई थिंक दैट मैटर्स सो मच, क्योंकि जिस चीज़ से आप गो थ्रू कर रहे हो ना, इसके जब हम बैकग्राउंड में देखते हैं तो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं. Correct. इसमें न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन इट, एंड देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी ट्रॉमास, जो भी स्ट्रगल, जितनी भी मुश्किलात हम गुजर रहे होते हैं ना, वो हम सब कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि इट्स टू मच फॉर द ब्रेन केमिकल्स ऑल्सो, हमारे वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है. तो न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड ऑन टॉप ऑफ इट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि हमारे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रेसर्स हैं ना, अगर हम उनको थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ तो रिकवरी का जो सफ़र है वो थोड़ा आसान हो जाता है. तो वो आई थिंक यस, यू हैव दैट गुड सपोर्ट सिस्टम, यू हैव दैट फैमिली, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. हाउ अबाउट योर साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल लेट्स से रिकवरी, उसका सफ़र कैसा रहा? आपने क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ किए, या आप क्या बताओगे लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए? सो साइकोलॉजिस्ट में एक थेरेपिस्ट से मिल रही थी, न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिली थी, क्योंकि मेरे हेड के एक तरफ में प्रॉब्लम आया. सो आई डिड MRI स्कैन और उन्होंने कहा कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूरो. सो द डॉक्टर से देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे ये हो सकता है, जैसे मैं अगर ज़्यादा नर्वस हो जाऊँ तो स्टटरिंग ज़्यादा हो सकती है. इट कैन गो ऑफ कम्प्लीटली फॉर ईयर्स एंड इट कैन कम बैक बिकॉज ये ऑलरेडी इफेक्ट हो गया है. सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन. यस. तो सबसे पहली बात माइंडफुलनेस चीज़ें करना, यू नो, अपने आप को बिजी रखना. जब मेरा ब्रेन थक जाता है, मेरी नींद पूरी हो जाती है, सो नेक्स्ट few days are good. अभी कुछ दिनों से मेरी नींद अच्छी नहीं हो रही है, so that's affecting on my day to day thing. Recently मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है because I work out, so मैं बॉक्सिंग करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक. मैं बहुत दिन से, महीनों से टाल रही थी कि नहीं, मुझे नहीं करना है, व्हाट विल शी थिंक, मुझे नहीं आता है. बट उसमें जो मैकेनिज्म है कि ऐसे करो वैसे करो, और वो कंफ्यूज करना शॉर्ट्स के दौरान, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है चीज़ों को याद रखने के लिए. मैं कभी नहीं भूलती थी चीज़ें, बट अभी मुझे नाम भी याद नहीं आता है. अरे वो कौन था जिसे मैं मिली थी, ये सब होने लगा है. तो ये मुझे और तकलीफ देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो माइंडफुलनेस रखना, जो आए वो करना. अगर मुझे लगा मिडल ऑफ द डे कि मुझे सोना है तो मैं सो जाती हूँ. अगर मुझे लगा है कि मुझे टीवी देखना है, पूरे दिन सीरीज देखना है, बेड में रहना है, मैं वो रहती हूँ. कभी कभी पूरा दिन खाना बना रही हूँ, बेकिंग कर रही होती हूँ. कभी मैं जो कैंपेन्स है मैं खुद फॉलो अप करके मैं ले लेती हूँ कि मैंने कहा मुझे काम दो, खुद को बिजी रखना है. तो ये बहुत हेल्प करता है. जैसे थॉर मेरा जो पपी है, उसके साथ मैं खेलती हूँ, उसके साथ मैं बाहर ये करती हूँ. कभी अपने दोस्तों के साथ गए, उल्टे पुल्टे चीज़ें कर लिया, और काफ़ी लोगों को उनको समझ में आया तो आ गए, नहीं आया तो नहीं. तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा डाइवर्शन देता है. बट जिस टाइम मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, ये वापस हिट करता है. ये एक प्रोसेस है. बट अभी मैंने, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि जब तेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, उसको एक एंड डाल दें कि इससे क्या होगा. तो मैं ये सवाल पूछती हूँ, ये तो हो गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं. जैसे कि अभी जो प्रॉब्लम हो गया कुछ, या किसी ने कुछ मेरे बारे में कहा कि ये ऐसी है, तो मेरे दिमाग में चलता है. तो मुझे अगर पता चला कि ये आदमी ने मेरे बारे में ऐसे कहा, वो कंटिन्यूसली चला, मैंने कहा, फिर मैं मेरे दिमाग को ये जवाब देती हूँ, तो क्या बोला है तो क्या होगा? कुछ तो होने वाला नहीं है, छड्डो, सो आगे बढ़ो. सही है. तो ये प्रैक्टिस मैंने शुरू करना दे दिया कि आप अपने
दिमाग को जो थॉट्स आते हैं उसको मैंने फुल स्टॉप डालना स्लोली शुरू कर दिया। वो रुकता नहीं है, वो चलता है, बट वो एटलीस्ट मुझे हेल्प कर रहा है। इसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आई एम श्योर आपने अपने थेरेपिस्ट के साथ ये लर्न किया होगा। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए बहुत ही एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे कल मेरा लेट्स से कि मेरा कल प्रेजेंटेशन है और मुझे खौफ आ रहा है और मुझे फीलिंग आ रही है कि आई विल नॉट डू गुड, आई विल नॉट डू गुड, व्हाट इफ़ आई विल स्टटर मोर, व्हाट इफ़ आई विल डू दिस, व्हाट इफ़ पीपल विल लाफ, व्हाट इफ़ आई विल नॉट नो द आंसर। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि देयर इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। So the problem is, what if I don't perform well tomorrow during my presentation? तो आप उसको क्वेश्चन करोगे कि एविडेंस क्या है इस थॉट का इस बारे में इस वक्त मेरे पास कि ऐसा होगा। करेक्ट। मेरे पास एविडेंस क्या है? What makes me think that this thought is true? करेक्ट। ओके, देन फिर उसके जवाब में बोलो another question, what makes me think this thought is not true? देन वो जो आपके हस्बैंड ने बोला ना कि बोलो कि अभी एंड थॉट डाल दो, उसका जो एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है व्हाट वर्स्ट विल हैपन इफ दिस थॉट कम्स ट्रू। ओके, क्या हो जाएगा अगर मैंने बुरा भी परफॉर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो उस लम्हे में जब आप वो वर्स्ट सोच लेते हो ना तो फिर आपकी बॉडी ना आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देती है। तो वो जो आने वाले वक्त का खौफ होता है ना वो कम हो जाता है। और उसके अगेंस्ट आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन। तो वो माइंड के अंदर वो जो इतनी नेगेटिविटी भरी है ना, थोड़ी सी उम्मीद झलकती है कि बेस्ट भी तो हो सकता है, व्हाट इफ आई हैव परफॉर्म वेरी वेल, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आई थिंक ये स्ट्रक्चरिंग, लाइक आई एम दैट पर्सन ऑलवेज। मैं हमेशा से आगे फ्रंट फुट में रही हूँ। और मैं कभी, जैसे मेरे विक्रम के जो डैड थे मेरे से काफ़ी क्लोज थे, मेरे फादर थे वो एक्चुअली, मेरे लाइक आई ऑलवेज टेल हिम मेरे डैड है। तो उनका डेथ काफ़ी शॉक था क्योंकि उन्होंने ही गॉट डिटेक्टेड कैंसर और वो चले गए। हमारे साथ 8 महीने थे हमने, तो मैंने मौन नहीं किया, मैं रोई नहीं उस वक्त। सबको रखते हुए मैंने रोई नहीं। मैं पीछे जाती थी, गाड़ी में रोती थी, सैलून में लेकिन मैंने घर में कभी वो दिखाया नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन का एक है ना शील्ड। शील्ड है। सो वो मैंने हमेशा किया। तो ये, और मेरे दिमाग में क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट अभी इस दौरान वो थॉट, गुड थॉट्स आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक मैं जोर लगाकर अपने दिमाग को एक पॉइंट पे लेके जाती हूँ कि ये खड़ा होना। फिर कभी कभी ऐसा लगता है मैं सिंक हो रही हूँ, नीचे गिर रही हूँ कहीं से। मुझे कुछ दिमाग में नहीं आता है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें चल रही होती है, सब अच्छा ही चल रहा होता है एक्चुअली देखा जाए आसपास, बट मैं खुशी नहीं फील कर पाती हूँ, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, वो खुशी का जो पल है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स रहते हैं, उसके बाद मैं वापस वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ कि बस हो गया। और दिखने वाले को तो यही लग रहा है ना कि सब ठीक है, हाँ, सब कुछ चल रहा है, फिर खुश क्यों नहीं हो? करेक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना, और मोस्टली वुमेन और मेन भी, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी अपने बारे में बात नहीं करते, वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। कि हर दिखने वाला, हंसने वाला इंसान ज़रूरी नहीं खुश हो, वो भी कुछ चीज़ों से गुजर रहा होगा। तो कभी कभी ह्यूमिलिटी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो आदमी को अभी कोई, तो अभी जैसे मेरे जैसा कोई आदमी है, मुझे तो इसमें मज़ा तो नहीं आ रहा कि मैं पूरा दिन घर पे बैठी हूँ, अपने बेड पे बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। इट्स वेरी इरिटेटिंग मेरे, लेकिन मेरे हाथ पैर वो मैसेज, मेरे ब्रेन मैसेज ही नहीं देता कि कहते नहीं आज रहने दो। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम सबको समझने की ज़रूरत है ना, कि अगर किसी का बिहेवियर आपने नोटिस किया ना आउट ऑफ करेक्टर, कि ये बंदा ऐसा करता तो नहीं है, किया क्यों है, तो आई थिंक और अगर किसी ने भी आपके साथ कोई भी बिहेवियर कर दिया, फॉर एग्जांपल कि आप मीटिंग में बोले नहीं हो या आप ऑफिस ही लेट गए हो, तो रादर देन बीइंग जजमेंटल फॉर दैट, आई थिंक हमें क्या ज़रूरी है कि हम अपने माइंड में नॉन जजमेंटल एक अप्रोच रखें, कि जज ना करें कि ये तो लेट ही है, ये हमेशा लेट ही है। और दूसरा, क्यूरियोसिटी रखें, जानने की कोशिश करें कि अगर लेट है तो लेट क्यों है। तो अगर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड हो और क्यूरियोसिटी हम दूसरों की तरफ रखें, तो आई थिंक ये समझने में बहुत ज़्यादा मदद देगा और दूसरों को वैलिडेट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। या आई थिंक
काफ़ी लोगों को यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरी मेरी कहानी मैंने आगे रखने के लिए मैं इसीलिए एग्री हुई थी, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग आज भी शर्माते हैं। मतलब मेरे जैसा अगर कोई इंसान हो जो बिना खौफ के अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ मैं 41 साल में, सो काफ़ी लोग ऐसे भी है वो सोचते कि हमेशा मुझे एक टैग लाइन मिला था कि सुपर वुमन हो। मेरे से कस्टमर्स पूछते हैं, काफ़ी लोग जो मिलते हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हो, आप बिजनेस भी करते हो, कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, घर पे खाना भी बना रहे हो, कैसे कर लेते हो, यू आर लाइक ए सुपर वुमन। तो ये जो टैग है ना हम काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं हमारी ज़िंदगी में। एंड आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं जो सुपर वुमन या सुपर मैन हो। हर इंसान अपने तरीके से रहता है एंड इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू बी वीक। और अगर किसी ने वो देख भी लिया ना तो उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं अभी समझ गई हूँ। हाँ, और ये हमें बहुत मुश्किल होती है थेरेपी में लोगों को ये समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर आपने ये जुमला देखा होगा बच्चों को लेके ना कि टीनेजर है, बच्ची है, लेकिन कहेंगे ये बच्चों जैसा बिहेव नहीं करती, ये बहुत मैच्योर है, कहते हैं अपनी एज से भी ज़्यादा मैच्योर है। तो बेसिकली दैट्स वेरी अलार्मिंग कि अगर आपका बच्चा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है तो क्यों है? करेक्ट। तो ये कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। करेक्ट। और अक्सर जब लोग हमें ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बेसिकली आई डोंट वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। जब आपको कोई कह रहा है ना कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स कि आप सबकी ही चीजें अपने अंदर समेट रहे हो, और आपका एक ब्रेन है ना, कितना के वो हैंडल करेगा। एक वक्त आता है, कहते हैं, और मैं हमेशा ये एक चीज कहती हूँ, डिप्रेशन और एंजाइटी कभी भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं आता, इट ऑलवेज कलेक्ट्स ओवर टाइम। ये इकट्ठा हो रहा है। अब हम ये सारी नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द हैंडल कर रहे हैं और हमारा ब्रेन उसको बर्दाश्त कर रहा है। पता नहीं क्या क्या केमिकल इम्बैलेंस जो है, वो साइंटिफिक तो मैं जाऊंगी नहीं, क्या क्या केमिकल इम्बैलेंस जा रहा है, तो वो फिर एक ट्रिगर आएगा, और वो जब वो ट्रिगर आएगा ना तो वो केमिकल ब्लॉकेज जो स्टार्ट होगी ना, तब फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो ट्रिगर होता है बेसिकली वो रीज़न नहीं होता हमारे एंजाइटी डिप्रेशन का, वो सिर्फ एक ट्रिगर होता है जो उसको बाहर निकाल के ले आया है। आई मीन आपने जैसे सही बोला कि जैसे टीनेज में हमने कहा मैच्योर, शायद मेरी लाइफ में भी मैंने मैच्योरिटी बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू कर ली थी। इस वजह से उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था, और उस ज़माने में इसको तो कोई मानता नहीं था। अगर हम कहेंगे अपने पेरेंट्स से, बुजुर्ग से कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो दो चाटा मार देंगे, कहेंगे ड्रामे कर रही हो, ये पढ़ाई नहीं कर रही है, जो भी है। कंपेयर टू आज जो जनरेशन में उनको हेल्प है, किसी को भी हो सकता है। बिकॉज अगर कोई भी बंद कमरे में रह रहा है, और जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि अपने एज से ज़्यादा मैच्योरिटी बिहेव कर रहा है या अंडर बिहेव कर रहा है, तो ये सब एक ट्रिगर्स है, रेड फ्लैग्स है ना, आपको वो पिक करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अभी मैं एटलीस्ट ये समझ चुकी हूँ, तो मैं करंटली बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने बाउंड्रीज डाल दी है। अगर मुझे लगता है एक नेगेटिव सिचुएशन होने वाली है या हो रही है, या ये आदमी मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे सिर्फ एक जेनरिक बात करूँ, और अगर वो सिचुएशन है तो आई मूव ऑफ, मैं उससे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। और मैं अगर इन्वॉल्व हो जाऊंगी वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। सो मैं मेरे लिए करंटली मेरी पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि उससे जुड़े बहुत सारे चीज़ें हैं। उससे जुड़ा हुआ मेरा हस्बैंड है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये मैं समझ गई हूँ। आई एम श्योर कि ऑब्वियसली वो जो एक आपको करना है ना कि मुझे खुद को काम करना है, जो आप कहती हो मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई एम श्योर कि आपने अपने थेरेपिस्ट से भी इस बारे में बात की होगी, क्योंकि लावण्या जो आप गुजर रहे हो ना, उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन की लेट्स से आप उसकी साइंस को समझ पाओगे, जितना आप अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझ पाओगे ना, उतना ही आपके लिए उसको मैनेज करना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अक्सर जो है ये केसेस बहुत कम आते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन के ट्रिगर से आप स्टटरिंग हो जाता है, क्योंकि स्टटरिंग मोस्टली डेवलपमेंटल स्टटरिंग होता है। एडल्ट ईयर्स में बहुत कम केसेस दिखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो हम उसको बोलते हैं फियर गवर्नर, एक छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रेन में,
बोलते हैं उसको एमगिडाला। अब एमगिडाला जो एरिया है ना वो हमारे फियर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो अगर वो फियर सेंटर में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से जो हमारा ब्रोकाज एरिया है, जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो स्पीच को कंट्रोल करते हैं, वो इफेक्ट होता है। करेक्ट। So fear triggers the lack of motor control. या आई मीन दैट्स द मेन थिंग, फियर कॉन्टिन्यूसली रहता है, मैं उसके साथ जी रही हूँ 365 डेज 24/7। बट कुछ टाइम ऐसे होता है कि मैं उसको कंट्रोल अभी काफ़ी कंट्रोल कर पाती हूँ, बट कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा दिमाग खुद गर्म हो जाता है, सो मैं उसे छोड़ देती हूँ। हाँ, तो वो जो आप बोलते हो ना गर्म हो जाता है, बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा होता है वहाँ पे, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। सो आई वुड से कि वो जो फियर का फैक्टर है, वो जो आप कह रही हो ना कि मैं खुद को काम करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिसेस करो जिससे लाइक यू ट्राई टू टेल योर सेल्फ एंड यू ट्राई टू मैनेज योर हाइपर वेंटिलेशन कि सब ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। And I think it's an ongoing journey. Everyone says that it's a healing journey. ये तुरंत नहीं जाता, it takes time and I'm okay with it because I'm part of that. तो मुझे अभी डर नहीं लगता, कम से कम इस चीज़ों से तो नहीं डर लगता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, because जो भी है वो है। क्योंकि स्पीच पे इफेक्ट गया ना, तो उसकी वजह से वो फियर ऑफ जजमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है। हाँ, तो अभी तो मुझे उस चीज़ों से डर नहीं है। मैंने बहुत सारे कैंपेन्स मेरे इस वॉइस में मैंने किए और जब मैंने देखा कि ब्रांड्स को कोई इशू नहीं है, लोग मुझे अडेप्ट एक्सेप्ट कर रहे, मैं नए लोगों से मिल रही हूँ, मैं इवेंट्स में जा रही हूँ और मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, सो आई थिंक फिर कोई फर्क नहीं। अभी मेरे अंदर सिर्फ वो पार्ट का जो डर है वो निकल गया है कि क्या सोचेंगे लोग, वो निकल गया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों में कंफर्ट में आ गई हूँ। तो बाकी की चीज़ों में आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और मैं स्लोली ले रही हूँ उसको। There is no rush. There is no rush. Yes, I think ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हम जो अक्सर देखते हैं ना, जब एंग्जाइटी है ना, इम्पेशेंस जो है ना, वो एंग्जाइटी की सिम्टम है। तो बहुत ज़्यादा हम इम्पेशेंट होते हैं कि मुझे ठीक होना है, कैन यू डू समथिंग, लाइक आई वांट टू गेट ओवर इट, आई वांट टू गेट बेटर, मुझे कुछ भी करके आई वांट टू गेट बेटर। 2 महीने पहले आई वॉज द सेम, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था, मैं रो कर लिटरली अपने आप को थप्पड़ मार रही थी और मैं विक्रम को कह रही थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। बट अभी मैंने वो छोड़ दिया है कि मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी दिन है या जितने भी मेरा आगे की जो लाइफ है उसमें मैं अपने आप को खुश रखूँ और मेरे इर्द गिर्द भी शोर ना मचे। ये एक चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से चला जाए और जितने मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, मुझे जो चीज़ की खुशी मिल रही है मैं उस पर फोकस करूँ। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपनी रिकवरी से, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, बहुत सारे दिन होंगे जो अच्छे जाएंगे और बहुत सारे दिन होंगे जो फिर से नीचे जाएंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा जो पूरे साल की मैंने प्रोग्रेस की है वो तो खत्म हो गई है, और फिर अगले दिन लगेगा नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है। तो ये तो ऐसे ही जाता है, ऐसे करके ही जाता है। 100%। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्यूचर को लेके? मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि मैं अपने आप को काम करूँ और मेरी जो स्टटरिंग, ये जो स्पीच बोलने की है, ये अगर जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो या जितना भी टाइम ले ले वो फ्लुएंटली आ जाए तो वेल एंड गुड। बाकी एज अ पर्सन मैं एक 360 मैंने कम्प्लीटली शिफ्ट ले लिया है। मैं बहुत ही गुस्सा करने वाली इंसान थी, जो अभी मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। आई एम वेरी काम, पॉइस्ड, वाइस, मेरी थिंकिंग बहुत ही काम तरीके से मैं सोच के चीज़ें करती हूँ। एंड आई थिंक वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। एज एन मेच्योर लेवल पे मैं जा रही हूँ, हरी नहीं करती हूँ चीज़ों में, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अगर कोई भी ट्रिगर भी करने की कोशिश करे तो मैं नहीं हो पाती हूँ, मैं एक नॉर्मल लेवल पे हूँ। इट्स जस्ट दैट कि वो जो पॉजिटिविटी है मेरी लाइफ को लेकर, वो अगर वापस आ जाए और वो बैलेंस हो जाए, दैट्स ऑल। आई थिंक आई अग्री विद यू, एंड आई थिंक ये हर घर की स्टोरी है,
हर घर में ऐसा चल रहा होता है, ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन हम बस उसको पिकअप नहीं कर सकते। और आई थिंक मैं अपने लिसनर से भी यही कहना चाहूँगी और आपसे भी यही कहना चाहूँगी, और वो मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। अगर लाइक इफ पीपल नो अबाउट माई बैकग्राउंड, राइट नाउ आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब, आई एम नॉट वर्किंग फुल टाइम। मैं 10 साल काम किया पूरा 2013 में 11 में मैंने ग्रेजुएट किया। तब से लेके 2024 तक बैक टू बैक एक जॉब के बाद दूसरी जॉब बस चल रहा है। तो लास्ट ईयर देन आई टुक अ पॉज एंड देन आई एम लाइक नहीं, अब मैं सिर्फ 2 दिन क्लिनिक करती हूँ, बाकी के दिन जो है वो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, जिम जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। यस, financially for my bank account it's not good, but it was needed for my mental health. तो I think मैं आपसे भी यही कहूँगी और मैं अपने लिसनर से भी यही कहूँगी कि डोंट ट्राई टू बी अ सुपरवुमन, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। आप एक इंसान हो, 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, तो आपके स्केड्यूल के ऊपर कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोगे, जो आप हैंडल कर सकते हो। और अगर वो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, तो देखो कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को देखो, वो लोग और वो सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी लेके आ रही हैं, जो ट्रॉमा लेके आ रही हैं, ट्राई टू रिड्यूस दैट एंड ट्राई नॉट टू अचीव एवरीथिंग लाइक एट वंस। वक्त है, जिंदगी है, स्लोली सब कुछ होता जाएगा, एकदम से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आई मीन मैं आपसे ये एग्री करती हूँ एंड मैंने खुद वो एक स्टेप लिया है कि आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल कर लूँगी। पहले एक डर लगा रहता था, नहीं आज ही ये ख़त्म करना है, इसका डेडलाइन है, रात भर भी बैठकर यही कर रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम लाइक अभी अगर मुझे कोई कोलैबोरेशन आता है या फिर मैं उनको सीधा कहती हूँ नहीं आज नहीं हो पाएगा, कल ही करूँगी। सो इट्स ओके, मैंने देखा है लोग आर ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके नॉट टू डू सो मेनी थिंग्स। इट्स ओके कि अगर आपको लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो टाइम पे आई नहीं है, उसने ये किया नहीं है, इट्स ओके। सो अभी आई थिंक कभी कभी हमारी बॉडी भी ये मैसेज देती है कि यू नो अब बहुत हो गया। सो अभी मेरे साथ वो हो गया है कि मैं अभी सोचती हूँ कि अब बहुत हो गया, यू नो अभी मैंने बहुत चीज़ें की है लोगों के लिए, काफ़ी चीज़ें, और करने के बाद भी अगर मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो इससे बेटर है फिर ना करूँ और मैं वही सुनूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, राइट। तो ये एक जेनरिक चीज़ें इन जनरल है, बट इस दौरान मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने अपने आप को सेंट्रिक नहीं रखा तो मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें भी हिलने लग जाती है। तो फिलहाल अगर मुझे रिकवरी आना है और जो लोग मुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, जो मेरे लिए केयर करते हैं, तो मैं उनके लिए, वो अगर एफर्ट डाल रहे तो मुझे भी डालना चाहिए और मुझे उनके लिए भी ठीक होना है। क्योंकि अगर मैंने देखा है मुझे कुछ होता है तो वो इंसान भी उतना ही इफेक्ट होते हैं ना। तो इससे बेटर है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ और मुझे भले ही इसके लिए टाइम लगे, जितना भी लगे। काफ़ी लोग मुझे बता रहे कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वुडंट से दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारे क्लाइंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने सेशन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, एंड आई डोंट थिंक सो योर डॉक्टर एंड योर थेरेपिस्ट एवर नीड टू प्रेडिक्ट कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं है कि आप 2 गोलियां खा लो तो ये ठीक हो गया। We don't know how frequent and how consistent you're going to be with therapy and medication, let's say. और हमें नहीं पता है कि आप वो थेरेपी ले भी रहे हो तो आपका environment change हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज को जिंदगी में कुछ है, कल को कोई और ट्रॉमा आ गया, वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपकी रिकवरी को फिर से इफेक्ट करता है। तो ये कोई ऐसा सेट 2x2 4 जो है वो कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये इतने टाइम में ठीक हो जाएगा। आई थिंक जो आपकी हीलिंग है, जो आपकी रिकवरी फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, it's a linear journey. Some days are good, some days are bad, and then forever it's an ongoing journey. क्योंकि ब्रेन में एक बार जो आपका वो फियर फैक्टर एक्टिवेट हुआ है ना, उसको आपने हमेशा अपने आप को काम करने के लिए ये प्रैक्टिसेस करनी है। माइंडफुलनेस, योगा, एक्सरसाइज, काम डाउन रहना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बॉडी का इतनी देर आपने सालों में ख्याल नहीं रखा ना, तो फिर बॉडी ने कहा कि भाई रुक जाओ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ मी। हेलो, आई एम हियर, हेलो स्ट्रॉन्ग वुमेन, काम डाउन।
Yeah, so I think तो आई थिंक आई वुड से दैट कि हम सबको ही ना थोड़ा चिल रहने की ज़रूरत है. yeah, I of course see that. I think Yeah. it's like abhi it's like I'm taking it slowly. हाँ. So Take it slow. And I think the one more thing I would like to highlight, yes, definitely I really appreciate कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. एंड आई रियली अप्रिशिएट द आइडिया कि आप कहते हो कि मुझे दूसरों के लिए भी ठीक होना है. आई थिंक वो जो जब ये सोच आएगी ना आपके माइंड में कि मुझे दूसरों के लिए भी ठीक होना है, ये सोच भी प्रेशर डालेगी. हाँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेल्थ के लिए ठीक होना है, आपको अपने आप के लिए ठीक होना है. और जब आप अपने आप के लिए ठीक हो ना तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे साथ में. तो वो जो दूसरों का ख्याल रखने वाली जो लावण्या है ना, जो दूसरों के सारे चैलेंजेस को खुद पे लेके स्माइल वाला फेस रखने वाली लावण्या है ना, उसको थोड़ा सा बैक सीट दे दो. true. Agree. कोशिश करूँगी. हाँ, कोशिश हम कर सकते हैं. मुझे पता है कि हम लोगों का जो ब्रॉटअप है ना, हम जीते ही दूसरों के लिए हैं. हमारा कल्चर ही उस तरह का है ना, हमारा फैमिली सिस्टम ही उस तरह का है. तो लेकिन एकदम से वो जब हेल्थ आपको इफेक्ट करती है ना, तो हेल्थ इज द प्रायोरिटी. मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हर इंसान के लिए, मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत साल लगे इस चीज़ को सीख. तो आई थिंक ये सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. और एंजाइटी और डिप्रेशन रियल है, और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से फिजिकल इलनेसेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, फिजिकल इम्पैक्ट्स जो है वो एक आते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें स्टेप बैक लेना पड़ता है. लवन्या, माय लास्ट क्वेश्चन विद यू. आप हमारे लिसनर्स को क्या एक एडवाइस देंगे अपने इस सारे एक्सपीरियंस से, अगर आप 2 sentences में like you would like to say something? मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने एक चीज़ सीखा है कि बी योर सेल्फ. आप जैसे भी हो आप हो. अभी ऊपर वाले ने आपको ऐसे ही बनाया है. सो सही. कभी अच्छी चीज़ें हो सकती है, कभी बुरी चीज़ें. हम देयर इज़ नो वर्ड एज परफेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स. इंसान के लिए परफेक्ट वर्ड टाइटल होना ही नहीं चाहिए. चाहिए. हाँ. हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट हम रह सकते. हमारी चीज़ें जो सोसाइटी के इर्द गिर्द, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं. और हमें आगे वालों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा काम नहीं है. हम ये कोशिश कर सकते हैं हम हमारे स्वभाव में कैसे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं जब हम आगे वालों से बात करते हैं. आई लव दैट जो आपने बात की, और मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ कि डोंट ट्राई टू चेंज अदर पीपल. कोशिश नहीं करो कि आप अगले को समझाओ, कोशिश नहीं करो कि आप अगले को फोर्स करो कि मुझे प्यार करो या मेरी केयर करो, कोशिश नहीं करो कि भाई तुम समझो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है. आप किसी को चेंज नहीं कर सकते. हम खाली अवेयरनेस क्रिएट कर सकते. अगर हम टीचिंग फील्ड में, जैसे मेरी टीम को मैं अवेयरनेस बता सकती हूँ, सही गलत बता सकती हूँ कि हम बिजनेस चला रहे हैं. सर्विस इंडस्ट्री में मैं लोगों को मेरे सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी चीज़ें सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ. बट मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों को ठीक करूँ. हाँ. इंक्लूडिंग जब मेरा जो भांजा है वो हमारे बेटे की तरह बचपन से हमारे साथ, अब वो एक एज पे आ गया, वो 20 साल का हो गया, तो मैं उसको खाली दिशा दिखा सकती हूँ. हाँ. मैं उसे ठीक नहीं कर सकती. हाँ. मैं उसको बता सकती हूँ बेटा ये सही है और ये गलत. हाँ. बाकी आपको सीखना, आपकी ज़िंदगी आपको क्या सिखा रही है. मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकती, उसको गड्ढे में नहीं डाल सकती, बट मैं उसे सिखा सकती हूँ कि ये सही है गलत. लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या डिसीजन लेगा. बिल्कुल भी नहीं. सो उसको उसकी लाइफ से वो सीखना है. वैसे ही हम अब इस लाइफ में आ गए कि हम मोस्टली ये गलती करते, हम लोगों को जाकर ये बताते भाई मैं सही हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया था, ये उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, क्या ज़रूरत है. तो अगर आगे वाले ने सोचा है कि आप गलत हो तो वो कभी नहीं चेंज नहीं होगा. वो अगर आगे वाले ने सोचा आप अच्छे हो तो वो कभी नहीं चेंज होगा. तो लेट इट बी. हाँ. तो आपका कहने का मतलब है कि be yourself and don't try to control and change other people. I love that. I think that's the highlight of the evening. So that's all that I have been practicing since I started in this journey of anxiety के मैंने बंद कर दिया है लोगों को ठीक करना. I don't care कि वो क्या सोचते मेरे बारे में, but I change my perception on behaving with them. And I think your family, your listeners and we love you the way you are. Thank you. We love the way who you are and how you present yourself. Thank you so much. So just be yourself
and keep doing what you are doing. Thank you And very much. this journey is not easy. I 100% agree with that. I know how difficult it is, कि कितना मुश्किल होता है कुछ दिन अपने आप को कहना कि ओके बेड से उठ जाती हूँ. Yeah. बहुत मुश्किल होता है, लेकिन keep doing what you are doing. Thank you very much. Thank you so much Thank for you so coming much, here. Ira, for- I'm so glad कि I'm very glad कि I was able to open up lot of things. I hope ये एपिसोड से काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और काफ़ी लोग आपको सीख करेंगे हेल्प के लिए, बिकॉज ये एक चीज़ है जो लोग नहीं करना चाहते. एंड आई थिंक इसके बाद काफ़ी सारे लोग एटलीस्ट बताएंगे कि उनकी तकलीफ़ें क्या है. आप आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों को हेल्प कर पाओगे. वी होप दैट, और हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मकसद ही ये है, इरादे का मकसद ही ये है कि लोग अपनी उन सारी अनकही बातों को कह सकें, और यार अगर कहना नहीं है तो एटलीस्ट सुन सकें और फील कर सकें कि हम अकेले नहीं हैं. इट्स नॉर्मल. Yeah. थैंक यू सो Thank you मच. so much. आज का एपिसोड लवन्या की इंस्पायरिंग जर्नी की एक झलक थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी हमारी मेंटल हेल्थ भी है. एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फ़िज़िकल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल इलनेसेस और इवन स्पीच इश्यूज़. अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना और अर्ली हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आप या आपके आसपास कोई स्ट्रगल्स फेस कर रहा है तो प्लीज़ हेल्प लेने से घबराएं नहीं. थेरेपी, सपोर्ट सिस्टम और सेल्फ केयर की प्रैक्टिसेस बहुत काम आती हैं. अपने आप से प्यार करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. हमसे अपने थॉट्स और क्वेश्चन शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ.